हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एग्जामस्टर। मैं हूं विकास स्मिथ और आज हम पढ़ेंगे मॉडल पेपर 1 जो क्लास 11th का है, जो आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिद्ध होगा। तो आइए हम इस मॉडल पेपर को देखते हैं। हाँ, अगर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप अपना आंसर सबमिट करते जाएं, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल पे हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे क्या लिखता है, लेखांकन मानक 6 संबंधित है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 इज ऑन। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास इन्वेंट्री के मूल्यांकन, सेकंड ऑप्शन है ह्रास लेखांकन, थर्ड ऑप्शन है स्थायी संपत्तियों के लिए लेखांकन और फोर्थ ऑप्शन है उधार की लागतें। अगर हम इसको इंग्लिश में देखें तो वो है आपका वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, डिप्रिसिएशन, अकाउंटिंग, अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट्स और ब्रोइंग कॉस्ट्स। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पोस्ट कर सकते हैं और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका बी, यानी कि डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग, ह्रास लेखांकन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखता है, लेखांकन मानक किसके लिए अनिवार्य है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर मैंडेटरी फॉर कंपनी, साझेदारी फर्म, धर्मार्थ संगठन और एकाकी व्यापार। कंपनीज, पार्टनरशिप फर्म, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस, सोल प्रोप्राइटरशिप। तो इसका राइट जो आंसर वो होगा कंपनी, यानी कि कंपनीज इंग्लिश में अगर बोले तो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं। प्रत्येक व्यवसायिक लेन देन कम से कम डॉट 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 खातों को प्रभावित करती है। एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन इफेक्ट्स एट लिस्ट डॉट 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 अकाउंट्स। 1 यानी कि 1, 2 यानी कि 2, 3 यानी कि 3 और 4 यानी कि 4। तो कितने खाते को प्रभावित करती है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी, यानी कि 2 खाते को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आते हैं। लिखता है जर्नल तैयार करते समय इनमें कितने खाने बनाए जाते हैं। हाउ मेनी कॉलम्स आर मेड व्हाइल प्रिपेयरिंग ए जर्नल। 7, 5, 3 और 4। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका 5। ठीक है, 5 कॉलम। फर्स्ट होता है आपका डेट का, सेकंड कॉलम होता है पर्टिकुलर का, ठीक है, थर्ड कॉलम होता है जर्नल ये लेजर फोलियो का, फोर्थ कॉलम होता है डेबिट अमाउंट और फिफ्थ कॉलम जो होता है वो होता है क्रेडिट अमाउंट। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आते हैं। इसमें क्या लिखता है, कैश अकाउंट इज, यानी कि रोकड़ खाता है व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, नाममात्र खाता और इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, कैश अकाउंट किस खाते से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका रियल अकाउंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आते हैं। इसमें क्या लिखता है, जीएसटी स्टैंड्स फॉर, यानी कि जीएसटी का अर्थ है गवर्नमेंट एंड स्टेट टैक्स। दूसरा ऑप्शन है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तीसरा ऑप्शन है गुजरात स्टेट टैक्स और तीसरा ऑप्शन है गुड्स सप्लाई टैक्स। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आते हैं। खाता के बाएं पक्ष को कहा जाता है, द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट इज नॉन एज डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, इनकम साइड, ठीक है, और एक्सपेंडिचर साइड। तो क्या बोलते हैं इसको, डेबिट साइड। ठीक है, एक डेबिट साइड होता है और एक क्रेडिट साइड होता है। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आते हैं। व्हाट इज बैंक ओवरड्राफ्ट, यानी कि बैंक अधिविकर्ष क्या है। व्यक्तिगत खाता है, वास्तविक खाता है, नाममात्र खाता है और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यानी कि पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा वो बताइए आप लोग। ए होगा, है ना, पर्सनल अकाउंट यानी कि व्यक्तिगत खाता। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आते हैं। इसमें क्या लिखता है, वे लेन देन जो किसी भी विशेष सहायक बहियों में नहीं लिखे जाते हैं वे लिखे जाते हैं। द ट्रांजेक्शंस विच आर नॉट रिकॉर्डेड इन स्पेशल सब्सिडरीज बुक्स आर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, कैश बुक, जर्नल प्रॉपर और सेल्स बुक। तो किसमें लिखते हैं हम लोग, जर्नल प्रॉपर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आते हैं। इसमें क्या लिखता है, बैंक समाधान विवरण तैयार किया जाता है। ए बैंक
रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर बाय, किसके द्वारा? कस्टमर्स के द्वारा, कस्टमर्स ऑफ द बैंक, ए बैंक, क्रेडिटर्स, नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर होगा कस्टमर्स ऑफ द बैंक। ठीक है, क्या होगा? कस्टमर्स ऑफ द बैंक। आइए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर आते हैं। इसमें क्या लिखता है? तलपट है, ए ट्रायल बैलेंस इज ए पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और शेड्यूल ऑफ बैलेंस। ठीक है, शेड्यूल ऑफ बैलेंस। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो शेड्यूल ऑफ बैलेंस यानी कि शेषों की सूची। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अगर कोई लेन देन खतौनी करने के समय पूर्ण रूप से छूट जाए तो उसे कहते हैं, इफ ए ट्रांजेक्शन इज टोटली ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स इट इज कॉल्ड एरर ऑफ कैलकुलेशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ रिकॉर्डिंग और एरर ऑफ ओमिशन। तो आपको इसका आंसर राइट पता है, क्या होगा? एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आते हैं। इसमें क्या लिखता है? उच्चंत खाता बनाया जाता है, सस्पेंस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बिफोर ट्रायल बैलेंस, आफ्टर ट्रायल बैलेंस, आफ्टर फाइनल अकाउंट और नन ऑफ दीज। तो इसका राइट कौन सा आंसर होगा? तो इसका होगा बी, यानी कि आफ्टर ट्रायल बैलेंस। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर आते हैं। इसमें लिखता है टू मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग ए ट्रायल बैलेंस आर फाइनेंशियल मेथड एंड टोटल मेथड, टोटल मेथड एंड नॉर्मल मेथड, बैलेंस मेथड एंड फाइनेंशियल मेथड, बैलेंस मेथड एंड टोटल मेथड। तो इसका राइट कौन सा आंसर होगा? डी, बैलेंस मेथड एंड टोटल मेथड। आइए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर आते हैं। क्या लिखता है? डिप्रिसिएशन इज ए, यानी कि ह्रास है, एक्सपेंस, प्रोविजन, इनकम और नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर होगा प्रोविजन, यानी कि प्रावधान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर आते हैं। इसमें क्या लिखता है? सरल रेखा विधि से ह्रास की गणना की जाती है। अकॉर्डिंग टू स्ट्राइट लाइन मेथड डिप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, ओरिजिनल कॉस्ट और मार्केट वैल्यू। तो इसका राइट आंसर होगा ओरिजिनल कॉस्ट। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर आते हैं। इसमें क्या लिखता है? 1 अप्रैल 2012 को एक मशीन का क्रय किया गया। ठीक है, ह्रास की दर 10% प्रति वर्ष है। 31 दिसंबर 2012 को ह्रास के रूप में घटाई जाने वाली राशि कितनी होगी? On 1st April 2012, a machine was purchased for ₹50,000. Rate of depreciation is 10% per annum. What amount will be charged as depreciation on 31st December 2012? तो आपको इसका डिप्रिसिएशन निकालना है। आपने ये कैलकुलेशन सीखा है तो बहुत आराम से आप निकाल सकते हैं। और इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका डी, यानी कि 3750। ठीक है, कैलकुलेट करके आप देख सकते हैं। 18 में क्या लिखता है कि विशिष्ट संचय का सृजन किया जाता है। स्पेसिफिक रिजर्व इज क्रिएटेड फॉर स्पेसिफिक पर्पस, जनरल पर्पस, सीक्रेट पर्पस और नन ऑफ दीज, यानी कि विशेष उद्देश्यों के लिए, समान उद्देश्य के लिए, गुप्त उद्देश्य के लिए और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा स्पेसिफिक पर्पस, यानी कि विशेष उद्देश्य के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर आते हैं। इसमें क्या लिखता है? 50,000 यानी कि 50,000 रुपये मूल्य की एक मशीन नगद खरीदने पर की जाने वाली जर्नल प्रविष्टि होगी। जर्नल एंट्रीज फॉर परचेजिंग ए मशीनरी वर्थ ₹50,000 फॉर कैश विल बी। इसमें से कौन सा राइट होगा? तो आपको पता है, आप मशीन खरीद रहे हैं, एसेट्स है, नगद में आ रहा है आपके पास, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी कि डी वाला जो ये एंट्री है वो आपका राइट है। ठीक है, आशा कर रहे हैं आप लोगों से कि आप लोग भी अपना कमेंट बॉक्स में आंसर सबमिट कर रहे होंगे, है ना, और अपना खुद का वैल्यूएशन आप खुद कर रहे होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर आते हैं। इसमें क्या लिखता है? ह्रास लगाया जाता है। डिप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। तो आपको पता है ह्रास किस पे लगता है? तो इन ह्रास लगाया जाता है ना, तो अस्थाई संपत्तियों पे, अस्थाई संपत्ति यानी कि फिक्स्ड एसेट्स। जो व्यक्ति बिल लिखता है उसे कहा जाता है द पर्सन हु ड्रॉ द बिल इज कॉल्ड ड्रॉवर, ड्रॉवी, पे और नन ऑफ दिस। तो क्या बोलेंगे? ड्रॉवर, यानी कि लेखक। ठीक है, एक विनिमय बिल में कितने पक्ष होते हैं? हाउ मेनी पार्टीज आर देयर टू बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा 3। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर आते हैं। लिखता है 1/1/2011 को एक्स ने वाई पर 3 माह अवधि का एक बिल 20,000 रुपए के
लिखा है ना। बिल की डेट तिथि कब, तो आपको ये डेट तिथि निकालने का तरीका बताएं। ग्रेस डे जोड़ना है ना। अगर कोई सार्वजनिक छुट्टी होता है तो उसको माइनस उससे एक दिन पहले होगा, ठीक है। तो इसके अनुसार आप इसको निकाल सकते हैं और अपना डेट इसमें सेट करते हैं, आपको आंसर बता देते हैं इसमें कितना आएगा। तो इसका राइट आंसर आएगा आपका सी, 4/4/2011। आप कैलकुलेट करके देखिए, जो कंफ्यूजन लगे आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ भी सकते हैं, ठीक है। आइए 24 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। बोलते हैं निम्न में कौन सा विलेख विनिमय साध्य विलेख नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग ये इंस्ट्रूमेंट इज नॉट ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो बोलते हैं पहला है आपका धारक चेक, बियरर चेक, प्रतिज्ञा पत्र, प्रोमिसरी नोट, विनिमय विपत्र यानी कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और फिर है आपका अकाउंट पे, ये क्रॉस्ड चेक यानी कि खाता भुगते रेखांकित चेक। तो कौन सा विलेख नहीं है ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका डी, अकाउंट पे क्रॉस्ड चेक, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर आते हैं। यहां लिखता है यदि ए माल की बिक्री बी को करता है, ठीक है, तो विपत्र लिखता है इफ ए सेल्स गुड्स टू बी देन द बिल विल बी ड्रॉन बाय ए, बी, ए और बी बोथ और नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर होगा ए, ठीक है। आइए 26 देखते हैं। इनमें से कौन व्यवसाय की वित्तीय स्थिति प्रदर्शित करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिजनेस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी कि लाभ हानि खाता, बैलेंस शीट यानी कि आर्थिक चिट्ठा, कैश फ्लो स्टेटमेंट यानी कि रोकड़ प्रवाह विवरण, और आय एवं व्यय खाता यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा आपका बी, ठीक है, आर्थिक चिट्ठा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर आते हैं। इसमें क्या लिखता है अप्राप्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए किया गया संचय होता है। रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स इज मेड ऑन डेटर्स, क्रेडिटर्स, मशीनरी और कैश। तो इसका राइट आंसर होगा डेटर्स यानी कि देनदारों पर, ठीक है। सकल लाभ डॉट डॉट डॉट, सकल लाभ इज इक्वल टू, है ना, तो ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ओपनिंग स्टॉक है, उसके बाद सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, सेल्स माइनस परचेज है, नेट प्रॉफिट माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है। तो आपको अगर इसका फॉर्मूला पता होगा तो आप आराम से इसका आंसर बता सकते हैं। वैसे इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है। आइए चूंकि मैं इसमें डिटेल नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये वीडियो भी बड़ा हो जाएगा और चूंकि आपको अपना माइंड टेस्ट करना है तो आप खुद देख लीजिए कितना कर सकते हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर आते हैं। इनमें से कौन सा अंतिम खाते में शामिल नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द फाइनल अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ट्रायल बैलेंस, क्योंकि ये तीनों इंक्लूड होता है, ट्रायल बैलेंस इंक्लूड नहीं होता। ट्रायल बैलेंस के माध्यम से ये तीनों खाता बनाया जाता है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर आते हैं। इसमें क्या लिखता है प्रारंभिक रहितीय दर्शाया जाता है। ओपनिंग स्टॉक इज शोन इन ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट बोथ। तो ओपनिंग स्टॉक को हम लोग कहां दिखाते हैं, तो ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं, ठीक है। सबसे ऊपर डेबिट साइड का फर्स्ट हेडिंग यही होता है। उसके बाद नीचे कुछ और इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ये है आपका नीचे दिए गए तलपट से सूचनाओं के आधार पर प्रश्न संख्या 31 के प्रश्न संख्या 37 का उत्तर दे। अच्छा 31 से 37 तक का आपको इसको पढ़ के आंसर देना है, ठीक है। देखिए क्या क्या इसमें लिखता है। ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, इधर बैलेंस डेबिट का है, इधर क्रेडिट का है। प्लांट है, ट्रक है, फर्नीचर है, डेटर्स है, परचेज है, रिटर्न इनवर्ड है, रेंट है, एडवर्टीजिंग है, उसके बाद कैश है, स्टॉक है और वेजेज है। फिर आपका कैपिटल, क्रेडिटर्स, रिटर्न आउटवर्ड और सेल्स, और ये लास्ट में आपको फाइनल इतना दिया हुआ है कितना कितना अमाउंट है टोटल, ठीक है। देखिए अब बोलता है इसमें कि नेट सेल्स यानी कि शुद्ध बिक्री डॉट 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 कितना होगा। 1,60,000 है, 1 लाख है, 1,60,000, 7